Hello, dear student. Welcome to Manas Studies. Today I deliver my lecture that is based on aromaticity. ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द IIT मेंस एंड एडवांस लेवल पे। तो बेटा इसे आज हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिसिटी क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज एरोमेटिसिटी है, एंड देन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, उसको एरोमेटिसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी, it will be categorized into three parts. One is aromatic, second is anti-aromatic, and third one is non-aromatic. तो आइए देखते हैं। Organic compound classified into three parts. One is aromatic, second one is anti-aromatic, and third one is non-aromatic. अब बेटा जब हमने एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने एरोमेटिक की स्टडी की थी और नॉन एरोमेटिक की स्टडी की थी। एंटी एरोमेटिक के बारे में हमने बात नहीं किया था। इस टॉपिक में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले एरोमेटिक कंपाउंड में जब हमने ये लेक्चर पढ़ा था, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया था अकॉर्डिंग टू द कार्बन चेन, तो हमने हकल्स रूल को प्रायोरिटीज दी थी। यानी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमने तीन रूल को प्रायोरिटी दी थी। तीन क्लासिक रूल के बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला था साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकेंड वन इज Huckel's rule. Second one is Huckel's rule, and third one is cyclic resonance. Cyclic resonance. Cyclic resonance. ये तीन जब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे थे तो एरोमेटिक कह रहे थे। बट बेटा दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बेंजोइड कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होने चाहिए? बेंजेनॉइड कंपाउंड होने चाहिए। बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन अराइल ग्रुप वाले होने चाहिए। ये मोनोसाइक्लिक यानी सिंगल रिंग जस्ट लाइक अ बेंजीन। बट अगर ये कहते हैं पॉलीसाइक्लिक हो, पॉलीसाइक्लिक का मतलब इधर पे सीधा है कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, अब जानते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर मैं इसमें एक और रिंग जोड़ दूं, क्या बन गया? नैप्थलीन। अब ये पॉली होने लगा है। ठीक है, अगर मैंने इसके यहां पे एक स्ट्रक्चर जोड़ा तो ये बेंजीन, नैप्थलीन और ये एनेंथ्रासीन। लेकिन अगर स्ट्रक्चर को मैंने यहां ना जोड़ के यहां जोड़ दिया तो ये बन जाता है आपका पेनेंथ्रासिन। ठीक है, तो ये पॉली आपका साइक्लिक बेंजेनॉइड है। तो यहां पे हकल्स रूल फॉलो करता है, इसके बेसिस पे हमने स्टडी किया था। सेकेंड वन है क्रिक्स रूल। ये आपके लिए बिल्कुल नया है। क्रिक्स रूल इज बेस्ड ऑन पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड। पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड मतलब ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन फॉर्म में नहीं होंगे, नॉन बेंजेनॉइड होंगे। जैसे 7 मेंबर्स की अगर मैं रिंग बना दूं फॉर एग्जांपल, और ये 5 मेंबर्स रिंग है, तो आप इधर पे नोटिस करिए ये आपके पास कंपाउंड हुआ, इसका ये स्ट्रक्चर इस तरह से। तो आप इधर पे ऑब्जर्व करिए कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। और ये भी पॉलीसाइक्लिक मतलब एक रिंग नहीं है, डबल रिंग है बेटा, जुड़ा हुआ है ना। तो ये आपका क्या कर रहा है? क्रिक्स रूल इज बेस्ड ऑन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। यानी जो भी कंपाउंड आप फाइंड आउट करेंगे वो एरोमेटिक होगा या आपका नॉन एरोमेटिक होगा, लेकिन ऑलवेज एंड ऑलवेज एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होगा। यानी इस पे स्टार मार्क मैंने इसीलिए किया है कि मॉलिक्यूल कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक देगा। और हमेशा का मतलब क्या है कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, बट जो मॉलिक्यूल है उसमें चेंजेस आते हैं। मॉलिक्यूल इज बेस्ड ऑन C2 एक्सिस।
C2 axis of the molecule moving in the periphery of the ring, यानी C2 एक्सिस के बेसिस पे जो मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड हैं वो कॉन्जुगेट करेंगे इन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, यानी इसके बेसिस पे रोटेशन होता है, और रोटेशन होने पे जो आपके पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है वो इवन फॉर्म में जाएगा या ऑड फॉर्म में जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल्स का जो आएगा एरोमेटिसिटी वो मे बी एरोमेटिक हो सकता है और मे बी नॉन एरोमेटिक हो सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये क्रिक्स रूल है, इसको भी हम बाद में डिटेल स्टडी करेंगे जब हम इसे अप्लाई करेंगे, राइट। अब हमारे पास दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड के दो रूल, फर्स्ट वन इज हकल्स रूल, वेरी बेसिक रूल, सेकंड वन इज क्रिक्स रूल दैट इज बेस्ड ऑन द C2 एक्सिस। C2 एक्सिस पूरा आपका एक अलग टॉपिक है जिसमें एक्सिस के बेसिस पे किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइंड आउट किया जाता है, तो हम उसे बाद में देखेंगे। तो यहां पे मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था आपको बेटा कि जो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है वो आपके कैसे होने चाहिए, इट शुड बी नॉन बेंजोनॉइड, यानी वो बेंजोनॉइड नहीं होना चाहिए, नॉन बेंजोनॉइड होना चाहिए। दूसरा वो आपका एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, और वो एंटी एरोमेटिक शो नहीं करेगा, ऑलवेज एरोमेटिक होगा और नॉन एरोमेटिक मे बी, है ना, दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट इसकी कोई चांस नहीं है। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम एंटी एरोमेटिक की तरफ चलते हैं। एंटी एरोमेटिक आर दोज कंपाउंड जिनका फॉर्मूला लगेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन। जो आपने जब एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड आउट किया था तो वहां पे आपने देखा कि पहला रूल था साइक्लिक एंड प्लेनर, ट्रू, साइक्लिक एंड प्लेनर है पहली बात। दूसरा था आपके पास फॉलो हकल्स रूल, लेकिन जो हकल्स रूल फॉलो नहीं कर पा रहे थे, हकल्स रूल जो फॉलो नहीं कर पा रहे थे यानी ऑड नहीं दे पा रहे थे, उनका इवन आ रहा था पाई बॉन्ड, तो उसे हमने नॉन एरोमेटिक बोला, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम उसे नॉन एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, अब हम उसे बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, और उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। आप चेक करें, इसमें पाई की वैल्यू आपको इवन में नजर आएगी। और थर्ड वन इज द साइक्लिक रेजोनेंस, थर्ड वन इज द साइक्लिक रेजोनेंस, मींस वो सारे रूल जो एरोमेटिक में लग रहे थे लेकिन जो हकल्स रूल फॉलो नहीं कर पा रहा था, वो मॉलिक्यूल्स अगर हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा और इवन में दे रहा था यानी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा था, तो दैट मॉलिक्यूल इज द पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इज अ पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मींस आपका अब तीन पार्ट होगी, जो पहले एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पार्ट था अब वो बन गया है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। तो अब हम चलते हैं थर्ड वन की तरफ। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपकी दो कंडीशन पे काम करता है। फर्स्ट वन इज restriction rotation of pi electron, means ऐसे मॉलिक्यूल जिनका कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पा रहे, ऐसे मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होते हैं। यानी जो रूल इधर पे लगा उसके अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका तीन रूल थे, फिर से हम बात करते हैं, साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक एंड प्लेनर काम ना करे, हकल्स रूल भले ही फॉलो कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है लेकिन साइक्लिक एंड प्लेनर नहीं है या रेजोनेंस नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल आपके बन जाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन पोलर प्लेनर इन नेचर, यानी नॉन प्लेनर है, साइक्लिक एंड प्लेनर है। तो हम देखते हैं, चाहिए था साइक्लिक एंड प्लेनर बट मिल रहा है हमें नॉन प्लेनर, कैसे समझते हैं, आइए बेटा।
पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोपिलीन, और ये प्रोपिलीन कंपाउंड जो है ये स्ट्रक्चर है। आप ऑब्जर्व करिए, इसका जो ये वाला कार्बन है इस पे हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन है इस पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन होने की वजह से हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड, इट मींस it will get sp3 hybridization। sp3 hybridization हमारा नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर इन नेचर। हमें क्योंकि प्लेनर के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए इन द केस ऑफ प्लेनर। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे, और दूसरी बात क्या है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, यानी ये यहां तो कॉन्जुगेट करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, देन फर्दर यहां पॉसिबल नहीं है। और जब यहां फर्दर पॉसिबल नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, तो आपका ये मॉलिक्यूल क्या नहीं शो कर रहा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है। इसकी वजह से ये साइक्लिक एंड प्लेनर नहीं है, पहली बात। दूसरा, साइक्लिक रेजोनेंस भी नहीं हो रहा, और जब साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो साइक्लिक रेजोनेंस और प्लेनर नहीं दे रहा, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल आपके नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। चलिए, ये तो बात तो सर ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ट्रोपोलिन के केस में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, तो आपने इसे किया। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल? अब इसे शॉर्ट में कॉट कहते हैं, कॉट। वो फिजिक्स मैथ्स वाला कॉट नहीं है, साइन, है ना, आपने साइन कॉस टैन कॉट, वो वाला कॉट नहीं है। इस कॉट को शॉर्ट में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म अभी देखिए, साइक्लिक ऑक्टाटेट्राईन। साइक्लिक ऑक्टाटेट्राईन, साइक्लिक रिंग है, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन, टेट्रा मतलब 4, और क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इन, शॉर्ट में कॉट। अब ये जो कॉट है, इसका एक्चुअली में प्लेन ऑफ सिमेट्री बदल जाती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बदल जाती है मतलब दिस मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू टब शेप, टब शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये टब में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है। एक्सियल इक्वेटोरियल आपने पढ़ रखा है, मॉलिक्यूल की प्लेन ऑफ सिमेट्री चेंज हो जाती है, और जब वो प्लेनर ही नहीं रहेगा, पहले तो एक्सियल इक्वेटोरियल में फिर भी हाइड्रोजन तो अपने उतने ही है उसी कार्बन के बेसिस पे, लेकिन जब इसके मॉलिक्यूल की जब ज्योमेट्री पूरी चेंज हो जाती है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी पूरी चेंज हो गई, तो ये मॉलिक्यूल आपका प्लेन, ये होता किसका, सोच के देखो, साइक्लिक भी है, ठीक है, प्लेनर भी, प्लेनर हम मान रहे कि प्लेनर है, ठीक है, साइक्लिक एंड प्लेनर है, मान लिया, और हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, 4 बॉन्ड है, लेकिन ये तो कर रहा है ना एंटी एरोमेटिक वाला, तो एंटी एरोमेटिक वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। रेजोनेंस भी है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, हाँ, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। जब ये सब कुछ हो रहा है तो ये पार्ट, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे एंटी एरोमेटिक लगा के आते हैं, और अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल जाता है, और हमारा कहते सीधा हम उसे नॉन एरोमेटिक ना लेके क्या ले लेते हैं, एंटी एरोमेटिक। बट ये प्लेन में नहीं होती, इसकी प्लेनर सिमेट्री नहीं होती, अपना प्लेन छोड़ चुका होता है, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाता है, और इसे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी on the basis of 3 parts. First one is aromatic, second is anti-aromatic, and third one is non-aromatic.